नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक, अर्धचालक पदार्थों का वर्गीकरण। तो देखिए, जो एनर्जी बैंड है, एनर्जी बैंड जो सिद्धांत है उसके बारे में हम समझेंगे कि ऊर्जा बैंड जो है चालक, कुचालक, अर्धचालक पदार्थों को किस प्रकार से सिद्ध करता है। तो इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा फिर से कि परमाणु संरचना जो होती है वो किस प्रकार से होती है। और परमाणु संरचना को यहाँ से समझिए। तो देखिए, परमाणु संरचना में देखिए क्या होता है कि परमाणु का एक केंद्र भाग होता है जिसे क्या बोला जाता है, नाभिक बोला जाता है। और नाभिक जो होता है वो क्या होता है, धनावेशित। धनावेशित क्यों होता है? क्योंकि जो नाभिक जो होता है उसका जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। तो ये ध्यान रखें, ये पिछली वीडियो में बता चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन का आवेश जो होता है वो क्या होता है, धन आवेशित होता है। तो धन आवेशित ही क्या होता है, नाभिक का आवेश होता है। तो ध्यान रखें। अब यहाँ से देखिए, जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर क्या रहती है, कक्षाएं रहती है। तो यहाँ पे देखिए, नाभिक के चारों ओर क्या है, ये कक्षाएं हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता रहता है। क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। तो यहाँ से ये ध्यान रखिए। अब जो ये कक्षाएं होती हैं इनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं, पहले इनका थोड़ा बेसिक जानें। तो देखिए, पहली जो कक्षा होती है उसे किस प्रकार से दर्शाया जाता है, K। दूसरी जो होगी L, थर्ड M, N। इस प्रकार से परमाणु में कई प्रकार की कक्षाएं होती है। तो ये ध्यान रखें, O। इस प्रकार से क्या होगी, कहीं कक्षाएं होगी। तो यहाँ ध्यान रखें। अब जो इलेक्ट्रॉन कक्षा में भरने का जो क्रम होता है वो किस प्रकार से होता है, वो होता है 2n²। इसे भी ध्यान रखें। अब देखिए, जो पहली जो कक्षा है इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो ध्यान रखें, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखें, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में भरे जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखें। अब यहां से देखिए, एक उदाहरण से समझिए। जैसे सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। कितना होता है, 11। तो इसे परमाणु संरचना में किस प्रकार से भरेंगे, तो उसे समझिए। देखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो यहाँ से देखिए, इसको भरने का क्रम जो होता है 1s2, यानी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में देखिए, जो s ब्लॉक होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा का ही एक ब्लॉक होता है p ब्लॉक, 2p। तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6। यानी 1s2, 2s2, 2p6। और यहाँ से देखिए 3s2। अब यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 2, 6, 8, 2, 10 और एक इलेक्ट्रॉन 3s1। तो यानी जो ये परमाणु का जो विस्तार होगा वह कौन सी कक्षा तक होगा, 3 कक्षाओं तक इनका क्या होगा, विस्तार होगा। तो देखिए, यहाँ से ये क्या है, परमाणु का नाभिक है। अब यहाँ से देखिए, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और ये है तीसरी कक्षा। अब यहाँ पे देखिए, जो पहली कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 2 8। यानी दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। यहां से देखिए, दूसरी कक्षा में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से देखिए, तीसरी कक्षा जो है S1, क्योंकि हमें बनाना है सोडियम का परमाणु क्रमांक, हमें परमाणु संरचना में सिद्ध करना है। तो इसके लिए देखिए 3s1, यानी अगली कक्षा जो है 3, उसमें जो s ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1। तब ये कितना होगा, 11। तो यहाँ से देखिए 1 इलेक्ट्रॉन। अब कहीं ये जो परमाणु है, सोडियम परमाणु में कहीं जो कक्षाएं ऐसी होगी जो क्या होगी, खाली भी रहेगी। तो जैसे इस प्रकार से ये कक्षाएं क्या रहती है, इनमें खाली भी कक्षाएं रहती है। जो नेक्स्ट कक्षा जो होगी वो क्या होगी, रिक्त कक्षाएं होगी। तो जो ध्यान रखिए, जो रिक्त कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहता है। अब यहाँ से देखिए, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो गति करते रहते हैं, तो ये भी ध्यान रखिए, जो ऊर्जा स्तर क्या होता है,
जो जिन जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, यानी जिन जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं वह कक्षाएं क्या कहलाती है, ऊर्जा स्तर की कक्षाएं होती है। तो ध्यान रखिए ये किस में गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखें। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखें, एक पॉइंट और ध्यान रखें कि नाभिक से जितनी दूर हम कक्षाओं में जाएंगे, जैसे अंतिम कक्षा में जाएंगे तो उसकी कक्षीय ऊर्जा का मान कितना होगा, अधिकतम अधिक होगा। जैसे जैसे हम नाभिक के पास आएंगे इन कक्षाओं के ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम होता रहेगा। तो ध्यान रखिए अंतिम जो कक्षाएं होती है उनका ऊर्जा का मान क्या रहता है, अधिक रहता है। तो यहां से ध्यान रखिए। अब देखें यहां से, अब यहाँ पे जो अंतिम जो कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो तीसरी कक्षा होती है, इसे क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है संयोजी कक्षा। इन्हें क्या बोला जाता है, संयोजी कक्षा। जिनमें जिस भी परमाणु में अंतिम जो कक्षा का इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो अंतिम जो कक्षा रहेगी जिसका इलेक्ट्रॉन रहेगा उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, और वह जिस कक्षा में रहता है उसे क्या बोला जाता है, संयोजी कक्षा। तो ध्यान रखिए यहाँ से कौन सी होगी, संयोजी कक्षा। यानी परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में उपस्थित रहता है उसे बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, और संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु की अंतिम कक्षा में जिन कक्षाओं में रहता है उन कक्षा को क्या बोला जाता है, संयोजी कक्षा। तो यहाँ से ध्यान रखें, एक जो होता है, एक रहता है रिक्त स्तर। कौन सा, अब यहाँ से देखिए परमाणु के जो अगली वाली जो नेक्स्ट कक्षाएं हैं वो क्या है, खाली है, तो इन्हें बोला जाता है रिक्त कक्षाएं। ये कौन सी है, रिक्त कक्षा। कौन सी है, रिक्त कक्षा। इन्हें बोला जाता है रिक्त कक्षा। क्यों, क्योंकि इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, तो इसीलिए इनको बोला जाता है रिक्त कक्षाएं। तो यहाँ पे ध्यान रखें, इंपोर्टेंट बात जो है वो क्या है, इन दोनों की है, संयोजी कक्षा और रिक्त कक्षा। इन्हीं से जाके क्या बनेगा, संयोजी बैंड, ऊर्जा बैंड जो सिद्धांत है वो यहीं से क्या होगा, सिद्ध होगा। तो देखिए फिर से समझिए कि परमाणु जो होता है उसमें जो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कोई सा भी हो, जैसे एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13। तो यहां से देखिए 13 को किस प्रकार से हम भरेंगे, 1s2, कितना 1s2, फिर यहाँ से देखिए 2s2, 2p6, यहाँ से देखिए 3s2, अब यहाँ पे 3p। अब यहाँ से देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 2 और 8 10, 10 2 12 और 1 13। तो यहाँ से ध्यान रखिए, अब इसको किस प्रकार से भरेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसे भी समझने का प्रयास करिए। अब यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 13। अब यहाँ पे कितनी कक्षा रहेगी, 3 कक्षा। तो यहाँ से देखिए ये परमाणु का नाभिक होगा, यहाँ से चारों तरफ इनके क्या होगी, कक्षाएं, यानी ऊर्जा स्तर होगा। जिन जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उन कक्षाओं का ऊर्जा स्तर होता है, उन्हें बोला जाता है ऊर्जा स्तर। अब यहाँ से देखिए पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 और 3। यानी अब इस प्रकार से इस परमाणु संरचना में पूछा जाए कि एल्यूमिनियम की परमाणु क्रमांक, जो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक जो 13 होता है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो ध्यान रखें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। क्योंकि परमाणु की बाह्यतम जो कक्षा होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं उन कक्षा को बोला जाता है संयोजी कक्षा। क्या बोलते हैं, संयोजी कक्षा। इन संयोजी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखें, और इन परमाणु के भी क्या होगी, बाहरी और कक्षाएं रहेगी जो क्या रहेगी, रिक्त रहेगी। क्या रहेगी, रिक्त रहेगी। उन्हीं में, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें। अब देखिए, अब ये जो संरचना है ये एक परमाणु की है। अब ऐसे कई परमाणु होंगे, यानी पदार्थ का जब निर्माण होगा तो उसमें क्या होंगे, कई प्रकार के ऐसे परमाणु मिलेंगे, और मिलने पर क्या होगा, उनमें जो कक्षाओं का निर्माण होगा वो किस प्रकार से होगा, वही क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही ऊर्जा बैंड का सिद्धांत है। अब इनमें देखिए, जैसे माना कि ये एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 13 है। अब यहाँ से देखिए इसी प्रकार से जैसे एल्यूमिनियम पदार्थ का निर्माण करना है तो ऐसे कई प्रकार के परमाणु एक साथ मिलेंगे, और मिलने पर क्या होगा, पदार्थ का निर्माण होगा। तो यहाँ से देखिए
जैसे ये फिर से बनाइए इनको। अब यहाँ पे देखिए नाभिक जो है धन आवेशित है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखिए फिर से भरिए 2, 8 और 3, और यहाँ पे क्या रहता है, नाभिक के खाली हुई कक्षाएं उपस्थित रहती है, यानी नाभिक के चारों ओर प्रत्येक परमाणु में खाली यानी रिक्त कक्षाएं भी उपस्थित रहती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे जो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। इस प्रकार से कहीं पर 1, 2 या 3 यानी कहीं परमाणु ऐसे मिले हुए रहते हैं जिनसे क्या होता है, पदार्थ का निर्माण होता है, यानी सैकड़ों परमाणु इस प्रकार से मिले होते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब इन 2 परमाणु को समझिए। अब 2 परमाणु में क्या किस प्रकार से ऊर्जा बैंड का जो निर्माण होगा वो किस प्रकार से होगा, तो उसे देखिए। अब जो ये कक्षाएं होती हैं, अब इनमें देखिए इनके मध्य एक बल लगता है, जैसे नाभिक के मध्य बल होगा, यानी नाभिक के मध्य एक बल कार्य करेगा। और यहाँ से देखिए नाभिक से क्या होगा, एक यानी नाभिक से यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन पर भी क्या करेगा, बल कार्य करेगा। इस नाभिक का इस नाभिक पर और इस नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पर भी क्या करेगा, बल लगेगा। और यहाँ से देखिए इस नाभिक का इस पर भी क्या लगेगा, बल लगेगा, और इस नाभिक का इनके इलेक्ट्रॉनों पर भी बल लगेगा। तो इस प्रकार से इनके नाभिक का इनके इलेक्ट्रॉन पर और इनके इलेक्ट्रॉनों का इनके नाभिक पर, यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का प्रत्येक नाभिक पर और प्रत्येक नाभिक का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। तो उस बल के कारण क्या होती है, एक अन्योन्य क्रियाएं होती है। इस क्रिया को क्या बोला जाता है, अन्योन्य क्रियाएं। अन्योन्य क्रिया ये क्या होती है, ये इनके जब मध्य बल लगता है, इनके मध्य एक बल लगता है, जब ये क्रिया होती है अन्योन्य क्रिया, इसे क्या बोला जाता है, अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया के बाद में एक स्थायी परमाणु का निर्माण हो जाता है, स्थायी पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो इनमें देखिए क्या होता है कि संयोजी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है, यानी संयोजी कक्षा का जो और कक्षाएं भी मिलती है, नाभिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मिलने के साथ साथ में क्या होती है, जैसे इस परमाणु की रिक्त कक्षा, ये रिक्त कक्षा इस रिक्त कक्षा से मिलती है, और इस परमाणु का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यानी जो संयोजी कक्षा है, वो इस परमाणु की संयोजी कक्षा से भी क्या करती है, मिलती है। तो इन जो संयोजी कक्षाएं एक दूसरे से मिलती हैं, कई सारी कक्षाएं मिलती हैं इन परमाणु में। जैसे ये भी 2 परमाणु के बारे में हमने समझा, इस प्रकार से कई परमाणु ऐसे होते हैं कि जिनकी संयोजी कक्षा से मिलती है, प्रोटॉन से मिलता है, इलेक्ट्रॉन से मिलता है, नाभिक से मिल जाता है और एक पदार्थ का निर्माण करता है। और रिक्त कक्षाएं जो होगी इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा और ये रिक्त कक्षाएं भी एक अलग कक्षा का निर्माण करेगी। तो इन्हीं से हम समझेंगे। तो जो संयोजी कक्षा है, जो संयोजी कक्षा से मिलकर जो निर्माण करेगी जिस बैंड का, जिसे बोला जाता है संयोजी बैंड, जिसमें क्या रहेगा, अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा। तो यहां से समझिए। अब देखिए यहां से इसका आरेख समझिए, ऊर्जा बैंड का जो आरेख है उसे समझिए क्या है। अब यहां से देखिए ये जो होगा ये क्या होगी, एनर्जी होगी। क्या होगी, एनर्जी होगी। अब जो प्रथम बैंड होगा, यानी यहां से ऊपर बढ़ने पर क्या होगा, ऊर्जा का मान बढ़ेगा। तो यहां से देखिए ये कौन सी कक्षा है, संयोजी कक्षा। यानी संयोजी कक्षा की जो ऊर्जा है, ध्यान रखें संयोजी कक्षा की ऊर्जा रिक्त जो कक्षा है इनकी ऊर्जा से क्या रहती है, कम रहती है। तो ये ध्यान रखिए, इसीलिए इन्हें ऊर्जा के क्रम में बनाया गया है। तो ऐसे कई संयोजी कक्षाएं मिलती है तो वो किसका निर्माण करती है, संयोजी बैंड। तो इसे बोला जाता है संयोजी बैंड। क्या बोलते हैं, संयोजी बैंड। अब देखिए संयोजी बैंड में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। संयोजी बैंड में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो ये ध्यान रखें। ये क्या होगी, संयोजी बैंड। अब यहां से संयोजी कक्षा मिलकर क्या बनाती है, संयोजी बैंड बनाती है। अब यहां से देखिए संयोजी कक्षा का जो स्तर है, यानी संयोजी कक्षा और रिक्त कक्षा के मध्य एक क्या है, अंतर है। क्या है, अंतर है। प्रत्येक परमाणु में देखिए यहाँ पे क्या है, एक अंतर है।
ये अंतर ही क्या कहलाता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल, यानी वर्जित है, यहाँ पर किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहेगा, तो इन्हें क्या बोला जाता है? खाली, यानी रिक्त स्थान बोला जाता है। तो इस रिक्त स्थान जो होता है इसे क्या बोला जाता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो जैसे ही इस कक्षा की जैसे ऊर्जा बढ़ेगी, जैसे ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखेंगे, जैसे इस संयोजी कक्षा से हम आगे आएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? रिक्त स्थान मिलेगा। तो उस रिक्त स्थान को इस प्रकार से दर्शा दिया जाता है। अब इसके बाद में देखिए रिक्त स्थान जो है वर्जित ऊर्जा अंतराल बोला जाता है। इसके बाद में जो है वे कौन सी कक्षाएं आएगी? रिक्त कक्षाएं। तो ध्यान रखिए रिक्त कक्षाएं यानी कहीं परमाणु की जो बाह्यतम जो रिक्त कक्षाएं हैं, ये रिक्त कक्षाएं मिलकर ही किसका निर्माण करती है? ये करती है चालन बैंड का निर्माण। तो ध्यान रखिए चालन बैंड का निर्माण करती है। ये क्या है? रिक्त कक्षा यानी चालन बैंड। चालन बैंड होगा, कंडक्शन बैंड बोला जाता है, इसे बैलेंसी बैंड बोला जाता है। तो यहां से देखिए इसे बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है कंडक्शन बैंड, इन्हें बोला जाता है बैलेंसी बैंड। बैलेंसी बैंड होती है, संयोजी बैंड बोला जाता है, इन्हें कंडक्शन बैंड बोला जाता है। तो यहाँ से देखिए इसकी ऊर्जा जो होगी, रिक्त स्थान की जो रिक्त ऊर्जा स्तर है, कक्षा है, जो रिक्त कक्षाओं की ऊर्जा क्या होगी? संयोजी कक्षा से अधिक होगी, इसीलिए ऊर्जा के क्रम में इन्हें बनाया गया है। तो देखिए संयोजी बैंड के ऊपर हमेशा ध्यान रखिए कौन सा बैंड बनता है? चालन बैंड। तो ये ध्यान रखिए संयोजी कक्षा के ऊपर जो बैंड बनता है वो कौन सा बनता है? चालन बैंड। ये क्या होता है? चालन बैंड का निर्माण कैसे होता है? अभी हमने देखा चालन बैंड का निर्माण जो होता है वो किस प्रकार से होता है कि रिक्त कक्षाएं आपस में मिलने से जिस बैंड का निर्माण करती है उस बैंड को बोला जाता है चालन बैंड। और संयोजी बैंड किसे बोला जाता है कि परमाणु के जो संयोजी कक्षा होती है, यानी संयोजी कक्षा कौन सी होती है? परमाणु की बाह्यतम कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है उसे बोला जाता है संयोजी कक्षाएं। संयोजी कक्षाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? संयोजी बैंड का। तो ये ध्यान रखें इनके मध्य एक अंतर होता है, यहाँ पे देखिए दिख रहा है, यही अंतर क्या कहलाता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल। इन्हें बोला जाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या बोलते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल। इसे किससे दर्शाया जाता है? डेल्टा Eg से। तो ध्यान रखिए किससे दर्शाया जाता है? डेल्टा Eg से। अब ये क्या होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल? अब इसे समझे कि जैसे ये परमाणु है, इस परमाणु का संयोजी कक्षा जो है, इसकी बाह्यतम जो संयोजी कक्षा होती है, इस संयोजी कक्षा की यहाँ की ऊर्जा यानी संयोजी कक्षा की ऊर्जा अधिकतम ऊर्जा, संयोजी बैंड की अधिकतम ऊर्जा, और यहाँ से देखिए रिक्त ऊर्जा जो चालन बैंड होता है उसकी न्यूनतम एनर्जी। ये कौन सी होती है? न्यूनतम एनर्जी के मध्य जो अंतर होता है यही क्या होता है? डेल्टा Eg से दर्शाया जाता है। इन्हें बोला जाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसे दर्शाया जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका मात्रक दर्शाया जाता है। और इसे किससे डिनोट किया जाता है? डेल्टा Eg से। तो ये ध्यान रखें यही ऊर्जा बैंड का सिद्धांत है। अब यहां से फिर से समझिए, अब यहां से देखिए संयोजी जो बैंड होती है, संयोजी बैंड किसका निर्धारण करती है? संयोजकता का। यहां से देखिए संयोजी जो बैंड होती है वो किसका निर्धारण करती है? परमाणु में किसका निर्धारण करती है? पदार्थ की संयोजकता। संयोजी बैंड क्या करती है? संयोजकता का निर्माण करती है, संयोजकता का निर्धारण करती है। किसका निर्माण करती है? संयोजकता का निर्धारण करती है। तो ये ध्यान रखिए कि इसकी संयोजकता कितनी होगी, वो किससे पता लगाएंगे कि परमाणु की जो संरचना होगी उसके बाह्यतम कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वही क्या बताती है? संयोजकता यानी संयोजी बैंड बताती है। अब यहां से देखिए चालन बैंड।
अब यहाँ से चालन बैंड जो है ये किसका निर्धारण करती है? ये करती है चालकता का। किसका निर्धारण करती है? चालकता का। चालकता का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है? चालन बैंड चालकता का निर्धारण करती है। और संयोजी बैंड किसका निर्धारण करती है? संयोजकता का निर्धारण करती है। तो यहाँ से ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है कि संयोजी बैंड जो होती है वह संयोजकता का निर्धारण करती है, और जो चालन बैंड होती है, चालन बैंड जो होती है चालकता का निर्धारण करती है, संयोजी बैंड जो होती है वह संयोजकता का निर्धारण करती है। तो ये ध्यान रखें। और संयोजी बैंड के ऊपर ध्यान रखें कौन सी बनाई जाती है? चालन बैंड। वो हमने देखा किस प्रकार से? ऊर्जा के क्रम में। तो ये ध्यान रखें। अब यहां से एक चीज और ध्यान रखिए, अब यहां से देखिए जो चालन बैंड होगा, जो जैसे चालक पदार्थ है, कौन सा है? चालक पदार्थ। चालक पदार्थ की परिभाषा क्या होती है? जिसमें इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो, वो कौन से पदार्थ कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं। तो ये ध्यान रखें। अब ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक पदार्थ की परिभाषा क्या होगी? तो यहाँ से देखिए, चालक जो पदार्थ होगा उनमें जो चालन बैंड होगा, यानी जो चालन बैंड होते हैं, इनमें क्या होता है कि संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन, यहाँ से देखिए, समझिए, यहाँ से जब ये संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं, यानी जब कुछ इलेक्ट्रॉन यानी कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी कक्षा का कुछ इलेक्ट्रॉन यदि चालन बैंड में चल जाए, यानी चालन बैंड में पहुंच जाए, तो चालन बैंड के कारण इन चालक पदार्थों में क्या होती है? चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचने के कारण इनमें क्या हो जाता है? धारा का प्रवाह हो जाता है। तो ये ध्यान रखें। अभी इनको क्या होता है कि जैसे इनका जो ऊर्जा स्तर है ये फिक्स ऊर्जा स्तर होता है, जैसे ही इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कराने के लिए हमें एक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो उस ऊर्जा के कारण ऊर्जा प्राप्त करते ही ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? ये मुक्त होकर किस में चले जाते हैं? चालन बैंड में। यदि संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर चालन बैंड में चला जाए तो वह कौन से पदार्थ की श्रेणी होगी? वो होगी चालक पदार्थ कहलाएंगे। तो ये ध्यान रखें, क्या होंगे? कौन से पदार्थ कहलाएंगे? चालक पदार्थ कहलाएंगे। तो ये ध्यान रखें। अब जो चालक पदार्थ होता है, चालक पदार्थ जो होता है, अब यहाँ से देखिए, चालक पदार्थ जो होता है इनको, यानी चालक पदार्थों की जो ऊर्जा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो कितना होता है? तो ध्यान रखिए 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि चालक पदार्थों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? कितना होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल? यहाँ से 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं रहता है, यानी किसी प्रकार का अंतर नहीं रहता है। इसका मतलब क्या होगा कि चालन बैंड संयोजी बैंड को क्या करेगी? ओवरलैप करेगी। क्या करेगी? ओवरलैप करेगी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से समझिए कि चालन बैंड और संयोजी बैंड जो होगी वो क्या होगी? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी, यानी एक दूसरे के ऊपर क्या करेगी? यहाँ से ओवरलैप करेगी। ये हो गया चालन बैंड। क्या होगी? ओवरलैप करेगी। तो इसका अंतर जो होता है वो कितना होता है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। चालक पदार्थों के लिए ऊर्जा अंतराल जो होगा वो कितना होगा? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से देखिए कुचालक पदार्थ, अब यहाँ से देखिए कुचालक पदार्थों के लिए जो ऊर्जा बैंड होगी, इसे यहाँ से देखिए, ये होगा चालक पदार्थ, चालक पदार्थ का क्या है? ऊर्जा बैंड का आरेख। यहाँ से देखिए वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब यहाँ से देखिए चालक के बाद में कुचालक,
कुचालक पदार्थ, इन्हें क्या बोला जाता है, अचालक पदार्थ भी बोला जाता है। तो इनका क्या होता है कि ऊर्जा बैंड में संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य क्या रहता है, अंतर रहता है। यहां से देखिए कितना अंतर रहता है, तो ये रहता है, ध्यान रखिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या रहता है, अंतर रहता है। तो ये अंतर इतना रहता है कि जो संयोजी बैंड होती है, संयोजी बैंड जो होती है कि जो संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते हैं कि वह चालन बैंड में पहुंच सके। तो चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, इसके कारण इन पदार्थों में धारा का प्रवाह नहीं होता है। यानी धारा का प्रवाह करने के लिए चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन का पहुंचना, यानी चालन इलेक्ट्रॉन का पहुंचना चाहिए, यानी तभी उसमें क्या होगा, उन पदार्थों में धारा का प्रवाह होगा। संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर किस में चले जाने चाहिए, चालन बैंड में, तभी विद्युत धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा। अब इसमें इतनी ऊर्जा संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन जो हैं इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते हैं कि वह चालन बैंड में पहुंच सके। तो ये ध्यान रखें। तो ये कौन से पदार्थ होंगे, कुचालक पदार्थ होंगे। इनका वर्जित ऊर्जा अंतराल ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां से देखिए, अब एक आता है अर्धचालक। चालक पदार्थ जिसे बोला जाता है सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर जो पदार्थ होता है उनके बारे में देखिए। अब जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जो अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं, इनकी जो संयोजी क्या होती है, संयोजी बैंड, एक होती है संयोजी बैंड, इसमें होती है चालन बैंड, एक होती है चालन बैंड। अब यहाँ पे क्या होता है, एक ऊर्जा अंतराल होता है जिसे किसे दर्शाया जाता है, डेल्टा ईजी से। अब जो अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है कि अर्धचालक का मतलब क्या होता है कि इनमें धारा का प्रवाह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये ध्यान रखें, अर्धचालक पदार्थों में क्या होता है कि ये धारा का प्रवाह भी कर सकते हैं और ऐसी कंडीशन होगी जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो ये भी ध्यान रखें कि अब यहाँ से देखिए, अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं ये 0 केल्विन पर किसकी तरह व्यवहार करते हैं, ये कुचालक पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं, कुचालक पदार्थ की तरह। कुचालक पदार्थ की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। कुचालक पदार्थ की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं 0 केल्विन तापमान पर। और जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ाया जाता है, जैसे अर्धचालक पदार्थों का तापमान बढ़ाने से क्या होता है, उनकी चालकता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, चालकता बढ़ जाती है और उसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। तो ये ध्यान रखें, अर्धचालक पदार्थों की चालकता तापमान बढ़ाने से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी कारण इनको क्या बोला जाता है, अर्धचालक पदार्थ बोला जाता है। अब यहां से देखिए, इसका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्धचालक पदार्थों के लिए जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान रखिए, 0 केल्विन पर ये किसकी तरह व्यवहार करता है, कुचालक की तरह व्यवहार करता है। तो ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये आरेख पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि हमेशा ध्यान रखिए चालन बैंड जो होगा वह संयोजी बैंड के ऊपर होगा। तो हमें यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि परमाणु में संयोजी बैंड, जो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो खाली रहते हैं या भरे हुए रहते हैं, तो ध्यान रखें संयोजी जो बैंड होगी उनमें इलेक्ट्रॉन भरे भी रह सकते हैं और कम मात्रा में भी रह सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें संयोजी बैंड का जो इलेक्ट्रॉन कभी खाली नहीं रहेगा, यानी संयोजी बैंड कभी खाली नहीं रहेगी। तो ध्यान रखें। अब यहां से देखिए, अब जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, दो इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, अर्धचालक पदार्थ होते हैं। ये किस प्रकार से रहते हैं, ये चतुर्थ संयोजी रहते हैं। तो ध्यान रखिए कौन से रहते हैं, चतुर्थ संयोजी। तो यहाँ से एक इसकी एक इंपॉर्टेंट सारणी बना ली, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस सारणी से। इसको इधर बना देते हैं, देखिए एक बार।
अब यहाँ से देखिए जो ये पदार्थ है ये कौन सा है, सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14। अब यहाँ से देखिए जर्मेनियम, जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 32। अब यहाँ से जो सारणी है ये क्या है, इंपोर्टेंट सारणी है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। अब यहाँ से देखिए 0 केल्विन पर, किस पर, 0 केल्विन पर जो सिलिकॉन की जो ऊर्जा होगी वो कितनी होती है, कितनी होती है, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान रखिए यहाँ से 0 केल्विन पर कितनी होगी, 1.21 इंटू 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से देखिए जर्मेनियम की जो 0 केल्विन पर कितनी एनर्जी होगी, वो कितनी होगी, वो होगी 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या होगा, ऊर्जा अंतराल होगा इसमें 0 केल्विन पर, इन परमाणु संरचना में। अब यहाँ से देखिए 300 केल्विन बोल सकते हैं, या फिर इसे बोला जा सकता है कमरे का तापमान, कमरे का तापमान, क्या बोला जाता है, कमरे का तापमान, कमरे का तापमान, या इसे बोला जाता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड भी इसे बोला जा सकता है। तो ये ध्यान रखिए 300 केल्विन या कमरे का तापमान या 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होगी, तो ये ध्यान रखिए ये कितनी होगी, 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और यहाँ से देखिए जो जर्मेनियम के लिए जो होगी वो कितनी होगी, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से देखिए जैसे जैसे तापमान का मान बढ़ रहा है, जैसे जैसे इनकी ऊर्जा कक्षीय ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता जाता है, यानी इनका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो घट जाता है। और ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, चालक की तरह। और 0 केल्विन पर ये किसकी तरह करते हैं, कुचालक की तरह। तो ये ध्यान रखिए यहाँ से DMRC में एग्जाम में पूछा गया था कि 300 केल्विन डिग्री पर, 300 केल्विन डिग्री पर सिलिकॉन का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होगा। तो ये ध्यान रखिए 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस प्रकार से चारों ऑप्शन में दे रखे थे। तो कौन सा होगा, 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए ऐसे पूछा जाए कि तापमान यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जर्मेनियम का, 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जर्मेनियम का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होगा, वो होगा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ध्यान रखिए यहाँ से पूछा जाता है कि 0 केल्विन पर सिलिकॉन का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होगा वो कितना होगा, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ध्यान रखिए ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है वो क्या होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन्हें आप नोट्स में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और आपको यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।